हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और उम्मीद ये यार अभी भोला चौदस की महाशिवरात्रि, तो ऐसी मैं भोलेनाथ से आशा उम्मीद करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो परीक्षाओं का समय इस समय चल रहा है उसमें आपके बेहतर नंबर आएँ, बेहतर मार्क्स आएँ और आप अपने परिवार वालों के लिए एक बेहतरीन उम्मीद दे सकें इस बात की कि भाई आप आगे जीवन में अच्छा करने वाले हैं। आपको पता है यार कि जो हम पढ़ा रहे हैं आज से 9th क्लास का जो बैच था वो शुरू हो गया है और मैंने इधर डाल भी दिया है कि ये आज जो है वो क्लास फर्स्ट है 9th के बैच की। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो भाई ये 9th क्लास का बैच चल रहा है, ठीक है जी। तो पहली क्लास है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि YouTube पे हम लोग सारे वीडियोस फ्री डालने वाले हैं। 9th और 10th का पूरा बैच में पढ़ाने वाला हूं, लेकिन टीम VISS एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप है वॉलंटियर्स का जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करता है। यानी ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ मूल्य अर्जित करके और अच्छे से अपने देश की सेवा करें, यानी हम जो भी कर रहे हैं वो अपनी राष्ट्र सेवा में लगाएं, तो आपके लिए बैच है। पूरे अच्छी तरह से मेहनत के साथ मैं पूरी NCERT और उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो मैं कराऊंगा। NCF 2005 को टारगेट करते हुए और NCERT लिखने वाली जो कमेटी है उस कमेटी ने जिस विचार के साथ इस किताब को लिखा है उस विचार को पेश करते हुए, उस विचार को साथ लेते हुए ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। NCERT के बारे में ये एक मिथ है कि NCERT किताब जो है वो बहुत ही डल बुक है और इस किताब से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। NCERT बहुत ही बेहतरीन किताब है और NCERT की जो बुक है, आप खुद सोचिए कि मैं अगर कोई किताब लिख दूं आज तो उस किताब में मैं कितना कुछ डाल सकता हूं। हो सकता है मैं अपना सारा ज्ञान उसमें मॉड्यूल दूं, लेकिन NCERT माय डियर्स आपको नॉलेज के साथ साथ लाइफ के कुछ पर्सपेक्टिव सिखाने के लिए, जीवन की कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, बहुमूल्य चीज़ें सिखाने के लिए बनाई गई है और उसी उद्देश्य के साथ ये किताब लिखी गई है। बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता का विकास करना, राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देना, सामाजिक समस्याओं को समाधान करने की क्षमता पैदा करना, इस तरह के और भी बहुत सारे तमाम उद्देश्य हैं जिनको लेकर के NCERT चलती है और उसी हिसाब से इस किताब को लिखा गया है। इसमें कोई एक व्यक्ति लिखने वाला नहीं है, पूरी की पूरी टीम है, कमेटी है, प्रूफ रीडर्स की भी टीम है एक पूरी। तो आप खुद सोचिए कि अगर एक बंदा एक किताब लिखता है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर एक पूरी की पूरी समिति, या फिर एक पूरी की समिति जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट लगे हैं, वो जो किताब लिखेंगे वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज की जो क्लास है ये हमारी पहली क्लास है और मैं चाहता हूं कि पहली क्लास में आप 8वीं से 9वीं में आ रहे हैं तो 8वीं कक्षा तक मेरे प्यारे बच्चों आपने जो पढ़ा है अब तक उसको एक बार रिकैप कर लिया जाए, उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी जाए, जिससे आपको 9th क्लास के लिए एक बेस मिल जाए और मुझे आगे पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। पहला ही चैप्टर है नंबर सिस्टम। 9th क्लास में हेडिंग डाल लेते हैं एक प्यारी सी इधर। तो माय डियर्स, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आप कहोगे सर नंबर सिस्टम हम पहले भी पढ़ के आए हैं, हमने बहुत सारी तरह के नंबर्स देखे, हमने बहुत सारी तरह के नंबर देखे हैं, लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, टिन प्राइम नंबर्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब तक की कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम पुनः इसका रिवीजन करेंगे, एक बार दोबारा इसका रिवीजन करेंगे। तो माय डियर्स, नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या, नंबर क्या है, नंबर का सिस्टम क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आज से बहुत साल पहले या कई वर्ष पूर्व प्यारे बच्चों, चीज़ों को गिनने के लिए हमारे पास में संख्याएं नहीं हुआ करती थी। शायद आपको ये बात आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी ऑड लगे, लेकिन हम लोगों के पास में पहले संख्याएं नहीं हुआ करती थी। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ जो एक छोटे बच्चों की क्लास में सुनाई जाती है अक्सर करके, कि एक
ग्वाला था, या आप ये कह सकते हो कि एक भेड़ पालक था जो भेड़ लोग पालते हैं। वो जब सुबह अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था माय डियर फ्रेंड्स, तो वो क्या करता था, जैसे ही जो बाड़ा होता है जिसमें से भेड़ें निकल के जाती हैं, उस बाड़े में से जब एक भेड़ निकलती थी तो वो एक कंकड़ एक गड्ढे में रखा करता था। दूसरी भेड़ जाती थी तो 2 कंकड़ रख दिया करता था। जैसे जैसे एक एक भेड़ निकलती थी उतने ही कंकड़ वो उसमें रखा करता था। और जब शाम को भेड़ चराने के बाद जब वो लौट के आया करता था तो एक भेड़ जैसी एंटर करती थी अंदर तो वो एक कंकड़ उसमें से निकाल लिया करता था। आप मेरी बात समझ रहे होंगे माय डियर फ्रेंड्स कि जब भेड़ें जाती थी तो वो उसमें कंकड़ डालता था और जब भेड़ें आती थी तो उसमें से कंकड़ निकालता था। अगर कोई कंकड़ उस गड्ढे में बच गया तो इसका मतलब है कि हमारी एक भेड़ खो गई है, वो भेड़ हमें मिली नहीं है, वो लौटी नहीं है। तो गिनती करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था उस समय पे और हम इसी तरीके से काम चलाया करते थे माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद हमने प्रकृति से ही गिनना सीखा, चीज़ों को गिनना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बोलना शुरू किया। इनको हमने गिनती कहा। और गिनतियों को लिखने के लिए हमने एक, जैसे हिंदी को लिखने के लिए देवनागरी लिपि है, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, तो पंजाबी जो भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऐसे ही हमने गणित की गिनतियों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको लिखने के लिए हमने कुछ अंकों का आविष्कार किया। इनको हम कहते हैं अंक, जिनसे मिलकर के संख्याएं लिखी जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये अंक हुआ करते थे जिनको आप इंग्लिश में कहते हो डिजिट्स। और प्यारे बच्चों, डिजिट्स जो होते हैं वो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट्स। प्यारे बच्चों, ये 10 डिजिट कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्यारे बच्चों 9। तो ये हमारे पास में 10 डिजिट हैं जिनसे मिलकर के हम सारी संख्याओं को लिखा करते हैं, सारे नंबर्स को लिखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों, आपने कोई भी नंबर अगर लिखा देखा होगा तो आपको पता होगा कि वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसमें इन अंकों के अलावा कोई और अंक नहीं होता, वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बनता है। चूंकि हम अपनी संख्याओं को लिखने के लिए 10 अंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल सिस्टम का मतलब समझ में आया आपको? इसमें 10 अंकों का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है आज की डेट में। प्यारे बच्चों, क्या डेसिमल सिस्टम ही एक सिस्टम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेसिमल सिस्टम के अलावा भी हमारे पास में बहुत सारे सिस्टम हैं। जैसे एक सिस्टम आपने कभी पढ़ा होगा, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों बाइनरी सिस्टम। और इस सिस्टम की खासियत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसमें हर एक संख्या को केवल 2 ही अंकों से दर्शाया जाता है, 0 और 1, 0 और 1। इन 2 ही अंकों से सारे नंबर्स को दर्शाया जाता है और इस सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाई का मतलब 2 होता है, यानी 2 डिजिट्स का इस्तेमाल होता है तो हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ 10 डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको डेसिमल सिस्टम कहते हैं। क्या यही सिस्टम है? नहीं, सिस्टम और भी होते हैं, लेकिन हमारा कोर्स के हिसाब से जो हमारा मेन मकसद है और जिस हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है आगे, उसमें हमारा जो यूज़ होगा बेटा वो डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल हम करेंगे। आपको समझ में आया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये सारे नंबर्स भी हैं और ये डिजिट्स भी हैं। यानी डिजिट और नंबर में अंतर समझेंगे। डिजिट वो चिन्ह हैं जिनसे हम संख्या को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे डिजिट्स के बारे में? मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, फिर मैं लिखता हूं। प्यारे बच्चों, डिजिट्स के बारे में मैंने क्या बताया आपको? तो डिजिट्स की अगर मैं बात करूं यार, तो डिजिट्स क्या होते हैं? दीज आर सिंबल्स, these are symbols which are used to represent
टू रिप्रेजेंट नंबर्स। संख्याओं को हिंदी में अगर मैं कहूँ तो संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को अंक कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अंक में और संख्या में क्या अंतर है। जो हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 वो संख्या है, और उस संख्या को लिख करके प्रदर्शित करने के लिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, जिन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनको हम डिजिट्स कहते हैं। और ये डिजिट्स हैं कितने? तो इन डेसिमल सिस्टम वी हैव 10 डिजिट्स। प्यारे बच्चों, डेसिमल सिस्टम में हमारे पास में 10 डिजिट होते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं तो मैंने आपको बताया अभी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास में 10 डिजिट्स होते हैं। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, इन डिजिट से मिलकर, यानी डिजिट ही सबसे छोटी इकाई है संख्याओं की, तो मेरे प्यारे बच्चों इन डिजिट्स से मिलकर ही क्या बनता है? नंबर बनते हैं। इन डिजिट से मिलकर बेटा क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे, अभी मैंने यहां पे एक नंबर लिखा है 526498, तो आप क्या कहेंगे कि ये नंबर कितना है? तो आप बताएंगे कि ये नंबर है 5,26,498, 5,26,498। लेकिन अब मैं कहूँ इसमें अंक कौन कौन से हैं और कितने अंक हैं, तो आप अंक गिनिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो संख्या है ये 6 अंकों से मिलकर के बनी है। और वो अंक कौन कौन से हैं? तो 5 2 6 4 9 8, ये इसके बेटा क्या हैं? अंक हैं। ये अंक हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरी संख्या है, लेकिन ये मिलकर अंकों से बनी है। इनमें से प्रत्येक को अंक कहते हैं। और ये कितने अंक हैं? तो आप गिन देंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। कितने अंक हैं भाई? इसमें 6 अंक हैं। चलिए अब आपने 8th क्लास में एक चीज़ और पढ़ी होगी मेरे दोस्त, वो आपने ये पढ़ी होगी कि एक होती है बेटा फेस वैल्यू और एक होती है बेटा प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को बेटा हिंदी में कहते हैं अंकीय मान, और प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। इसको ऐसे समझिए, प्रधानमंत्री भी हमारी तरह ही इंसान होता है। तो प्रधानमंत्री की अगर मैं अंकीय मान की बात करूं, यानी फेस वैल्यू की बात करूं, तो वो नरेंद्र मोदी है और वो एक आदमी है, एक इंसान है। लेकिन बेटा वो बैठा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, यानी किस स्थान पर वो बैठा है इससे उसकी वैल्यू आकी जाती है, उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। यानी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है तो आप उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। लेकिन अगर वही चपरासी की कुर्सी पर बैठ जाएगा तो आप उसको चपरासी नरेंद्र मोदी कहकर बुलाएंगे। क्या बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, सही बात है कि नहीं? नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी भाई बुरा ना माने इस बात के लिए। चलो बेटा बाहर जाओ, चलो चलो। तो नरेंद्र मोदी जी भाई बिल्कुल बुरा ना माने। मैं अपने ऊपर कह लेता हूँ, जैसे मैं अभी टीचर की पोस्ट पे हूँ,
तो मैं आपके लिए अध्यापक हूँ। वहीं अगर मैं एक स्वीपर की जगह होता तो आप मुझे स्वीपर कहते। सिंपल बात है कि जहाँ जिस स्थान पर इंसान बैठता है बेटा, इससे एक हमें जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक मिल जाता है। अगर आप गंदी जगह बैठिएगा, गंदी संगति में रहिएगा तो आपकी कीमत गिर जाएगी। अगर आप अच्छी संगति में रहिएगा, अच्छी संगति में बैठिएगा तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छी संगति में रहिए, जिससे आपकी जो मान है, जो वैल्यू है, वो आपका बढ़ जाए, आपका सम्मान भी बढ़ जाए। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पे है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दशमलव प्रणाली के अंदर ही मान होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं। भाई क्या होती है? यूनिट प्लेस होता है, यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है। तो जब मैंने एक नंबर लिखा, मान लीजिए 52864, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें अगर मैं अंकीय मान की बात करूं तो संख्या का अंकीय मान, देखिए किसी का फेस बदल सकता है क्या? कभी नहीं, मेरा फेस कभी नहीं बदल सकता। तो अगर मैं ये कहूँ बेटा कि 4 का अंकीय मान क्या होगा, तो 4 का अंकीय मान 4 ही होगा, यानी इसकी शक्ल नहीं बदल सकती, इसकी शक्ल तो ऐसी ही रहेगी जैसी है। 6 का अंकीय मान क्या होगा? तो 6 का अंकीय मान प्यारे बच्चों 6 ही होगा। 8 का अंकीय मान क्या होगा? प्यारे बच्चों 8 का अंकीय मान यानी फेस वैल्यू 8 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 2 होगी। 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे 2 होगी। यानी संख्या का चेहरा कभी नहीं बदल सकता, संख्या का चेहरा वही रहेगा। यानी फेस का मतलब एक तरह से आप उसका चेहरा ही कह सकते हो, या डिजिट के तौर पे उसकी वैल्यू कह सकते हो। तो 4 की वैल्यू 4 ही होगी, 6 की वैल्यू 6 होगी, 8 की 8 होगी, 2 की 2, 5 की, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ, 5 की बेटा जी 5 होगी। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। ये सारी तो बेटा फेस वैल्यू है, ये सारी कौन सी वैल्यू है बताइए? ये सारी फेस वैल्यू है। अब प्लेस वैल्यू की बात करिएगा, देखिए ये 4 यूनिट के स्थान पे बैठा है और यूनिट को मिलता है वेतन नंबर 1, यानी यूनिट के पास में कितनी पावर है? 1। तो यार बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 1 कितनी हो गई बेटा? 4। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4। इसकी प्लेस वैल्यू के लिए देखो ये मेरे को 10 पावर दे देता है, 10 स्टार का पावर देता है। तो 6 10 स्टार के लिए साथ बैठा है, तो इसकी जो वैल्यू हो गई बेटा वो हो गई 60। कितनी होगी बताओ? 1 की वैल्यू 10, तो 6 की वैल्यू हो गई 6 × 10 60। बेटा ये 100 की जगह बैठा है, ये मेरे को 100 स्टार पावर देता है। तो बताओ यार 8 में 100 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या? आप ये कहोगे श्याम भैया ये तो 800 हो गई इसके बाद। यार इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 800। अच्छा यहाँ देखिए ये 1000 की जगह बैठा है, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप 1 सेकंड में बता दोगे भैया 2000 हो जाएगी इसकी वैल्यू। मैंने कहा यार 5 की बताइए, तो आप 1 सेकंड में आप मुझे बता दोगे भैया इसकी होगी 5 लाख, सॉरी 50,000। कितनी होगी बेटा? 50,000 होगी। बात समझ में आ गई आपको? यानी जो अंक जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान के हिसाब से ही उसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब मैं आपको इस प्लेस वैल्यू का एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि अगर आपको किसी नंबर में किसी अंक का प्लेस वैल्यू निकालनी है तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन गिवन नंबर, यानी दी हुई संख्या में 8 का स्थानीय मान बताइए। और मैंने नंबर लिख दिया है यहाँ 95283, 95,283। इसमें बेटा जी आपको 8 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप क्या करिएगा 8 को ऐसे ही लिखिएगा और उसके बाद में कितने डिजिट हैं उतनी जीरो लगाते जाइएगा। यानी 8 को लिख लिया मैंने और इसके आगे क्या है? 0, तो 80 इसका बेटा क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। मैंने कहा 5 की प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपने 5 लिख लिया और इसके पीछे 3 डिजिट रह गए, तो मैं इसके पीछे 3 जीरो लगा दूंगा और बेटे यही हमारा क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। लेकिन कॉमन सी बात में आपको जो मैंने बताया अभी उसके लिए क्या है कि भाई आपने लिखा मान लीजिए 6923, तो बेटा 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3 × 1, 2 की क्या होगी? 2 × 10,
20 हो जाएगी। 9 की क्या होगी, 9 इंटू 100, क्योंकि 100 के प्लेस पे बैठा है तो 900 हो जाएगी। बेटा 6 की क्या हो जाएगी, 6 इंटू 1000, तो बेटा इसकी हो जाएगी 6000। बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया। आपकी बात समझ में आ गई होगी मेरे भाई।